स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक सॉलिड ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.3 का लेक्चर पास देखेंगे। देखो हमारे क्या है टॉपिक। सबसे पहले प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। सबसे पहले तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक स्फीयर और एक सर्कल। सभी को पता है जो स्फीयर है वो हमारा 3D में होता है और सर्कल हमारा 2D में होता है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर है, अगर उस स्फीयर के अंदर से प्लेन पास करेगा तो जो हमारा सेक्शन बनेगा वो कैसा होगा, सर्कल का होगा। मतलब कि क्या है, जैसे आप एक सोचो कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, एक बॉल के अंदर से आपने कोई भी लोहे की बिल्कुल पतली सी शीट पास करा दी, कोई पतली सी शीट पास करा दी, तो इस स्फीयर के अंदर वो जहां जहां टच करेगी वो सर्कल के फॉर्म में बनेगा। मतलब कि जो ये शीट होगी वो कैसे होगी, कुछ सर्कल टाइप से हमारी बनेगी। आप मन में सोच के देख लें, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि जैसे आपके पास कोई स्फीयर है, एक बॉल टाइप है, एक बॉल है, उसके अंदर आप एक लोहे की शीट पास करा रहे हैं, तो जो वो लोहे की शीट है वो बॉल के अंदर कहाँ कहाँ टच करेगी, कैसे टच करेगी, सर्कल की फॉर्म में टच करती मिलेगी। और इस वही बोल रखा है कि जो वो प्लेन सेक्शन होगा ना स्फीयर का, जब वो प्लेन इसके अंदर इंसर्ट होगा तो वो कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर आपको इमेजिन हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख लें कि अगर स्फीयर होता है उसके अंदर से प्लेन पास करते हैं, जो हमारा प्लेन सेक्शन होता है वो क्या बनता है, सर्कल। ठीक है, यही बात है हमारी इस चैप्टर में। अभी जो प्लेन सेक्शन है स्फीयर का, जो हमारा स्फीयर होगा उसका कोई पॉइंट होता है बीच का, उसे हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, सिमिलर हमारा जो ये सर्कल बनेगा उसका भी कोई सेंटर होगा, राइट, उसका भी कोई सेंटर मिलेगा। जो अगर हम इस सेंटर से इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करें परपेंडिकुलरली तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा जो स्फीयर है एक उसकी कोई रेडियस होगी, वो हो गई हमारी यहाँ से भी कहीं से भी ले लो, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे हमारा टच करता हुआ एक कॉमन पॉइंट होगा, इस सर्कल का भी स्फीयर का भी। वो हमारा मैंने कोई कॉमन पॉइंट मान लिया P। तो अब स्फीयर की यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट उसके लोकस से रेडियस क्या है, R है। तो जो स्फीयर की रेडियस होगी वो हमने क्या मान ली, कैपिटल R मान ली। ठीक है, और जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया हमारा सर्कल का सेंटर, वो मैंने मान लिया A। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मान लिया मैंने P रिप्रेजेंट करा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R रिप्रेजेंट करा हमारा कैपिटल R स्फीयर की रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है इसके अंदर सबसे पहले कि हमें पता तो चल गया, अगर हम नॉर्मली सोचे कि हाँ भाई शीट पास करते वो ऐसे गोल तरीके से टच करती होगी हर जगह से, इसका मतलब जो हमारा प्लेन सेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कल ही होगा। बट अब इन्होंने देखो क्या बोल रखा है कि इसका फर्स्ट ही पॉइंट है टू प्रूव दैट प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज सर्कल। अब हम ये प्रूव करके दिखा रहे हैं कि जो प्लेन सेक्शन होगा स्फीयर का, टू प्रूव वो क्या होगा, सर्कल होगा। ये क्या कर रही हूँ मैं, प्रूव करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर इसलिए मैंने एक स्फीयर लिया, एक प्लेन लिया, ये जो ये लाइन है ये प्लेन है और जो सेक्शन है वो सर्कल होगा, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी अभी। जो स्फीयर की रेडियस है वो मैंने कैपिटल R मानी, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने मान लिया P। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि जो प्लेन सेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, ये सब आप बातें लिख भी सकते हैं कि हमारा हमने एक प्लेन लिया है, वो ले लिया, उसके बाद स्फीयर के अंदर से पास कराया है, हमारी रेडियस है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि जो इसकी रेडियस होगी, मतलब जो ये A से P की वैल्यू होगी ना वो कांस्टेंट होगी। अगर वो कांस्टेंट होगी वो यहाँ से इसके लिए हर एक पॉइंट के लिए उसके लोकस के लिए वो फिक्स हो जाएगी। और ये तो सिर्फ तभी होता है जब हमारे पास क्या हो, सर्कल हो। ठीक है, तो हमें बस ये प्रूव करके दिखाना है कि जो AP की वैल्यू है वो हमारी कुछ ना कुछ कांस्टेंट टाइप से आएगी। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इन ट्रायंगल APC
पीसी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारा बेस का स्क्वायर इसी तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अब पीसी क्या हमारा आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू एसी हमारा क्या है कैपिटल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस एपी तो हमें निकालना ही है, तो एपी को इधर ही रख लेते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो हमारा जो एपी है वो क्या आ जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमें तो यही देखना था कि जो एपी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब एपी पूरी की पूरी मेरी डिपेंड कर गई किसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर गई। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो एपी भी कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है, जो आर है वो तो स्फीयर की रेडियस है, डेफिनेटली कांस्टेंट है स्फीयर की रेडियस, तो ये तो ठीक है। अब पी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा भी इधर ऐसे कर, ये लाइन थोड़ी ऐसे ड्रॉ कर दूँ या थोड़ी सी ये इधर ड्रॉ कर दूँ, थोड़ी सी इधर ड्रॉ, तो क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, नहीं, वो कोई और एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल थोड़ा सा भी एंगल चेंज होते ही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा नहीं। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है एपी की, और अगर वो थोड़ा इधर उधर हुई तो जो डिस्टेंस है एपी का सॉरी एसी का वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि पी की वैल्यू भी हमारी क्या है फिक्स है, नहीं दोनों वैल्यू फिक्स है तो एपी फिक्स हो गया हमारा। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू वो हमारी फिक्स है, इसका मतलब एपी भी फिक्स है। मतलब कि जो हमारी ये रेडियस आई है ना, जो हमारी ये रेडियस आई है अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी हमारी क्या है फिक्स है। ये हमारी यहाँ तक हर एक पॉइंट तक ये हमारी क्या होगी सेम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा प्लेन सेक्शन है स्फीयर का वो क्या है सर्कल है, क्योंकि उसी के लोकस से हमारी फिक्स रहती है वैल्यू, और यहाँ पे क्योंकि फिक्स आ गया है इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया सर्कल हो गया। ठीक है, ये सारी बातें जैसे आपके बुक में लिख रखी है पहले की, वैसे तो ये प्रूफ करना आएगा नहीं, बस समझाने के लिए कि ऐसे आते नहीं है। ठीक है, लेकिन बाय चांस आ भी जाए तो आप सब कुछ लिख देंगे स्टार्टिंग में कि आर रेडियस थी, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, फिर हमने वैल्यू निकाली, लोकस आ गया, फिर वो कांस्टेंट आया, इसलिए हम बोल सकते कि ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, अब इन्होंने एक दो पॉइंट्स और लिख रखे हैं, जैसे कि मैं इसको रब कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला, जैसे मैं अभी मैंने ये ड्रॉ कर रखा था, ये स्फीयर है, ये सेंटर है, ये प्लेन है, प्लेन के अराउंड जो ये होगा सेक्शन वो हमारा क्या होगा सर्कल होगा। ये मैं बता रही थी आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेडियस थी स्फीयर की, कुछ भी पॉइंट मान लो, ओ ए बी कुछ भी मान लो। ठीक है, ये कैपिटल आर था, ये हमारा स्मॉल पी था। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये हमारा क्या सर्कल है, अब ये सबसे बड़ा सर्कल कब बनेगा, ये वैल्यू मतलब ये सर्कल सबसे बड़ा कब होगा, जब हमारा ये यहाँ से पास करेगा, मतलब कि जब वो सेंटर से पास करेगा ना, जब स्फीयर का सेंटर और हमारे सर्कल का सेंटर बराबर होगा, तब जो ये सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ये नहीं है। मतलब कि जब स्फीयर का सेंटर और हमारे सर्कल का सेंटर बराबर होगा तो जो हमारा सर्कल है वो उस टाइप पे सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं उसको हम ग्रेट सर्कल। ये आपका बुक में फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है ग्रेट सर्कल का, तो यही है। क्या बोल रखा है, इफ द प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर जो हमारा प्लेन है वो हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करेगा, जो प्लेन है यहाँ पास करेगा तो छोटा सर्कल बनेगा, अगर वो पूरा ऐसे पास करेगा तो बड़ा सर्कल बनेगा ऑब्वियसली, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा ग्रेट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है कि जो हमारा ये सेंटर था, ये प्लेन था, कुछ ऐसा मान ले ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से था, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा था, ये कैपिटल आर हो रहा था, ये ए था, ये बी था। अब इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट में कि है ना हमारा ओ है ये
कि हमारा जो OA है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू R होना चाहिए, तभी हमारी सेटिस्फाई हुई कंडीशन। ध्यान से देखना, अगर मेरा OA बाई चांस OA R से बड़ा हो गया, OA R से बड़ा हो गया, OA क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन से, अगर OA R से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये स्फीयर के बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही है, और अगर OA R से बड़ा हो गया तो वो तो स्फीयर से बाहर ही चला गया, फिर हम कोई निकाल सकते, फिर कौन सा सर्कल बनेगा, फिर तो कुछ कटा ही नहीं। इसका मतलब कॉमन सी बात है कि OA तो R से छोटा ही होगा, अगर वो छोटा नहीं हुआ तो वो स्फीयर से बाहर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल कॉमन बात है कि हाँ भाई वो छोटा ही होएगा OA हमारा R से, और जो R है वो क्या है स्फीयर की रेडियस है। तो ये था आपका इसका बेसिक कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और दे रखा है, हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जो ये सर्कल बना है इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार इसको रब कर लेते हैं हम। देखो क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर हमारा, अब ये बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की बताओ कैसे होगी। अब ये इस तरीके से हमारा डायग्राम ये तो आता ही, आपको भी पीछे बताया मैंने। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो हमारी यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड करें, एक स्फीयर है, एक प्लेन सेक्शन है, जब वो कट करते हैं तो जो हमारा सेक्शन होता है वो सर्कल आता है। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो स्फीयर पे और प्लेन पे डिपेंड करेगी। अभी हम पढ़ के आए ही हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन, ये लिख लेना कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगी हमारी दो इक्वेशंस के ऊपर। द इक्वेशन ऑफ सर्कल कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टू इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज स्फीयर की इक्वेशन और सेकंड हमारी क्या होगी, प्लेन वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी क्या है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ठीक है। सिमिलर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी क्या होगी, ax + by + cz + d = 0। ये होती है हमारी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने आपको जो बेसिक कराया था इसकी बुक का, डायनेमिक्स की बुक का, जो सॉलिड ज्योमेट्री की बुक का जो हमने बेसिक करा था स्टार्टिंग में, तो हमने ये इक्वेशन करी थी। सिमिलर हमने जब स्फीयर की मतलब अभी 6th चैप्टर स्टार्टिंग में करा था, तो ये आपको तो आती ही है, हर एक्सरसाइज में यूज करें। तो ये होती है हमारी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन अभी के लिए इतना बस पता होना चाहिए कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। ठीक है, अब वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि जो एक सर्कल है उसका सेंटर बताओ, जो सर्कल है उसका सेंटर बताओ, यानी कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, ए, यानी कि वो आपसे ए पॉइंट पूछेंगे, क्या होगा। फिर वो पूछेंगे कि जो सर्कल है इसकी रेडियस बताओ, तो आपको रेडियस भी पूछेंगे वो। ठीक है, वो ये पूछेंगे, रेडियस तो पता चलेगी, रेडियस क्या होगा, √r² - p²। और जो ये पॉइंट आएंगे वो हमारे किस तरीके से आएगा, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ही पता चल जाएगा आपको डायरेक्ट। वैसे क्या है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है, वो यही पॉइंट है। जो हमने स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है जिस पॉइंट पे, वो यही पॉइंट है। तो ये पॉइंट ही हमें निकालना है, यही हमारे क्या सर्कल का सेंटर भी है। तो हमें सर्कल का सेंटर पता चल गया, वो होता है ए। फिर हमें रेडियस पता चल गई, वो हमारी √r² - p² लास्ट निकाली थी, वही है। अब हमें इसके अंदर है ना एक कंसेप्ट और यूज करना मिलेगा, वो क्या है, ये OA की जो हमारी वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो OA की हमारे पास एक कोई इक्वेशन होगी, OA की हमारे पास, ये OA क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो अभी बता देती हूँ मैं, ये आपको मैंने इसके बेसिक में कराया था, पेज नंबर, हाँ ये पेज नंबर तो क्या, रिव्यू चैप्टर में हमारा 4th पेज पे है, जिसमें मैंने आपको कराया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करके। ठीक है, उसमें हमारा ये होता था कि ये दे रखा है इस तरीके से, एक पॉइंट P है, ये बेसिक है बस, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा, अभी बता रही हूँ, x1 y1, ये कोई प्लेन की इक्वेशन है, ax + by + c। अब क्योंकि मैंने क्या ले रखा है, हमारा 3D में चल रहा है, तो z1 हो गया और ये cz + d हो गया = 0। अगर मुझे यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करती थी, जो ये पॉइंट दे रखे हैं हमारे,
जो हमारे ये पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1, वो हम इन x y z की जगह पुट कर देते हैं। इन ये x1 y1 z1 हम इन x y z की जगह पुट कर देते हैं और हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन मॉडुलस लगाना अपॉन अंडर द रूट इनका अपॉन अंडर द रूट जो हमारे इसके कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस में यूज होगा, ये बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से आएगा, जो ये पॉइंट होगा हमारा जो स्फीयर का सेंटर होगा उसका हम यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर, प्लेन की इक्वेशन के अंदर। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास होगी, स्फीयर का सेंटर होगा। देखो ये कुछ ऐसा ही नहीं बन गया, ये हो गया प्लेन, ये होगा हमारा स्फीयर का सेंटर और ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक स्फीयर का सेंटर होगा, एक प्लेन की इक्वेशन होगी, उस स्फीयर के सेंटर को हम प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारा ये डिस्टेंस वो आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे मैंने आपको रिव्यू चैप्टर में करा दिया था, बट फिर अब आपको याद नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए अभी इस फिर से हमने कर लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने आपको बोला ही था कि ये जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो सर्कल होगा ना उसका सेंटर और रेडियस पूछेंगे। आपके दो एग्जांपल्स में दोनों में ही ऐसा ही पूछ रखा है। एट द एंड आपको उस सर्कल के ही सेंटर और रेडियस बतानी है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोल रखा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर। दो दे दिए वही, एक जो स्फीयर है हमारा, ये स्फीयर है जिसकी इक्वेशन हमारी ये दे रखी है, और एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपकी ये दे रखी है। ये प्लेन है आपका 2x + y + 2z = 9, ठीक है। ये प्लेन दे रखा है आपको। अब इससे जो सर्कल बनेगा, जो हमारा सेक्शन ऑफ स्फीयर है, जो सर्कल है वो बनेगा, उसका सेंटर बताना है। ये पॉइंट उसका सेंटर बताना है, मतलब कि ए पॉइंट बताना है, और रेडियस ऑफ सेक्शन मतलब कि ए बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अभी हमें जितनी चीज़ें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि हमें इक्वेशन दे रखी है स्फीयर की, जो कि हमारी है x² + y² + z² -25 = 0। वैसे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे पता चल रहा है कि इसका सेंटर 0 0 0 है और रेडियस 5 है। लेकिन अगर आप जैसे जनरली निकालते हैं वैसे निकाला जाए तो जो हमारा सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है, -u -v -w, क्योंकि यहाँ पे u v w कुछ है ही नहीं तो 0 0 0 हो जाएगा, तो सेंटर हमारा 0 0 0 हो गया। अब जो रेडियस होती है वो हमारी होती है √u² + v² + w² -d होती है। अब u v w तो इसमें 0 0 0 है, तो 0 -(-25) ये d होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 25 का √, ये क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। वैसे तो ऐसे नहीं निकालना, बट फिर भी स्लिप हो जाता है कई बार माइंड से, तो ऐसे भी होता है ये। तो हमारा जो सेंटर है यहाँ से वो क्या आ गया, हमारा सेंटर वो आ गया हमारा 0 0 0 ओ पॉइंट है तो ओ ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारी रेडियस आई थी वो कितनी आई थी, 5 आई थी। कैपिटल आर ले लेते हैं हमारी रेडियस को, तो जो हमारी ये वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू ओ भी कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। मतलब जो हमारी रेडियस है ना वो कैपिटल आर आ गई, वो कितनी आ गई 5। ये किसकी रेडियस है, बड़े जो स्फीयर है उसकी रेडियस है, क्योंकि इक्वेशन स्फीयर की थी तो सेंटर भी स्फीयर के आएंगे और हमारी जो रेडियस है वो भी स्फीयर की आएगी। अब यहाँ से जो ये ओ पॉइंट है वो भी मेरा क्या आ गया 0 0 0, और जो रेडियस है वो आ गई 5, ठीक है। ठीक है, हमें इतना पता चल गया। अब हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन भी दे रखी है, वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑल्सो। वो हमें क्या दे रखी है, 2x + y + 2z = 9। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कोशिश कर रही हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं है ना जो ये पॉइंट ए बोला है इन्होंने, ये ए पॉइंट क्या है, सर्कल का सेंटर, यही निकालने के लिए बोला है। तो पहले मैं ये निकाल रही हूँ, तो मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि जो ये ए पॉइंट है वो क्या है x y z,
डेफिनेटली दो बातें सुनना, डेफिनेटली क्योंकि ये पॉइंट ए है मेरा, वो प्लेन के ऊपर है, तो जो भी हमारी वैल्यू आएंगी वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जब मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँ ना, तो वहाँ से दोनों साइड हमारा सेम आंसर आएगा। वो होती है प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना। सीधी सी बात है, एक बात समझना, आगे पूरी BSc भी आपकी यूज होगी कि अगर हमारा कोई पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो इस लाइन की इक्वेशन होगी, जो भी उस पॉइंट को अगर उस लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी? क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी होती है हमारी इस क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए बता दिया, हमेशा यूज होगी, ये ध्यान रखनी है आपको। ध्यान तो क्या रखते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि कोई पॉइंट उस इक्वेशन पे है, उस स्फीयर पे है, उस लाइन पे है, उस हमारी प्लेन पे है, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। कि ये बात है। ऑल्सो अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट को निकाल रहे हैं, ए पॉइंट को, जो कि मैंने मान लिया XYZ। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं हम, हमारा पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, XYZ। अब देखो जो हमारे, मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू निकालूंगी OA की। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं हम OA की, इक्वेशन ऑफ OA। अब मुझे किसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, जैसे इक्वेशन ऑफ OA, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, इस तरीके से ही निकालते हैं। इसमें हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये XYZ, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ABC हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ABC हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो वो हम किससे निकाल सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो देखो अब हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन। अभी के लिए आप ये समझो कि इक्वेशन बनाई, इस तरीके से नहीं, ऐसा ही क्यों किया, अभी 1 मिनट बाद समझ आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ हम निकालते हैं OA, वो हमारी क्या आ रही है, x माइनस x1 y1 z1, ये हमारे क्या 0 0 0, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। तो x माइनस 0 अपॉन हमारा आएगा यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जो हमारे क्या होते हैं, जो प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट्स होते हैं ना, इनके x के साथ y के साथ z के साथ यहाँ 1 है, तो वो हमारे क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। जैसे 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, y वाले के नीचे आ जाएगा 1, z वाले के नीचे आ जाएगा 2। तो x माइनस 0, y माइनस y1 भी 0, z1 भी 0, तो z माइनस 0। ठीक है, ये हो गया। डेफिनेटली जो मेरा ये डिस्टेंस है वो कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट होगा, तो वो मैंने कुछ मान लिया वो r है जैसे। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2r, y की वैल्यू आ गई r, z की वैल्यू आ गई 2r। ठीक है, इस इक्वेशन को आके एक बार रखोगे तो ये उधर से आ जाएगा, तो x 2r आ गया, y r आ गया, z 2r आ गया। तो x y r z मेरे पास आ गए 2r r और 2r। ठीक है, हो गया इतना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डेफिनेटली जो ये पॉइंट्स आएंगे वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पे ही लाई करता है। एज वी नो, ये लिख लेना, एज वी नो XYZ लाइन ऑन द प्लेन, तो हमारी जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा हमारी प्लेन की इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, एज पॉइंट ए सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेंस हम पुट कर देते हैं 2r r और 2r प्लेन की इक्वेशन में। तो पकड़ दो, पुट प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। x की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 2r, क्योंकि हमारा x 2r आया है। y की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे r, और z की जगह पे हम रखेंगे 2r, तो प्लस 2 इंटू 2r इक्वल टू है हमारा किसके, 9 के इक्वल। 2 2 जा 4r प्लस r प्लस 2 2 जा 4r इक्वल टू 9, 4 और 4 8 और 1 9r इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो r है वो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अगर r 1 आ गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो x मेरा 2 इंटू 1 2, y मेरा 1 और z मेरा, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा है,
x2 है, y1 है और z मेरा क्या आ गया 2। तो जो मेरा पॉइंट आ गया x y z, जो मेरा सेंटर आ गया x y z वो क्या आ गया 2 1 2, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब दोबारा देखो मैंने क्या करा है इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो मुझे कुछ इसकी इक्वेशन चाहिए कि इस वाले जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली इक्वेशन है वो मुझे चाहिए क्योंकि उससे ही पॉइंट निकलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये ओ ए निकाला। अब वो हम कैसे निकालते थे, हमने 12th क्लास में भी ऐसा पढ़ा है, हमने रिव्यू चैप्टर में भी पढ़ा है कि वो पॉइंट माइनस अपॉन डायरेक्शन रेशियो, वो पॉइंट माइनस अपॉन डायरेक्शन रेशियो इस तरीके से करा, ये आ गया। तो यहाँ से फिर एक्स वाई जेड पॉइंट आया, क्योंकि एक्स वाई जेड पॉइंट प्लेन पे ही लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमने पुट करा, नॉर्मल सॉल्व करा, यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये सेंटर आ गया 2 1 2। यही अभी तक हमने निकाला है। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया यहाँ से सोल्व कि जो सेंटर है ना इस सर्कल का वो आएगा 2 1 2। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम क्या बताएंगे, ये जो हमारा इसकी रेडियस होगी क्या ए बी, अब हम वो बताएंगे। देखो जो मेरा सेंटर वो आ गया 2 1 2। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या वैल्यू बतानी है, ए बी, ये वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। ये वैल्यू मैं बताऊंगी और ये हमारा 90 डिग्री है ही, तो मैं लगाऊंगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरे पास है। तो एक बार मैं ये निकाल लूँ, अगर पूरे डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो अब मुझे वही रूल लगाना जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट है 0 0 0 और ये लाइन की इक्वेशन है 2x + y + 2z = 9। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे तो निकालो हमारा जो ओ ए डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, क्या होगा मॉडुलस ऑफ एक्स वाई जेड की चीज़ 0 0 0 पुट करके -9 = 0 कर लो। इसमें 0 0 0 पुट करोगे तो 0 + 0 + 0 -9 अपॉन अंडर द रूट जो हमारे इसके कोफिशिएंट होते हैं, अंडर द रूट 2² + 1² + 2²। तो ये क्या आ गया 9, क्योंकि मोड से नेगेटिव वैल्यू निकालते तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सबको पता है 9/2 4 4 8 और 1 9 अंडर द रूट 9 क्या हो गया 3 को 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3। इसका मतलब जो ओ ए डिस्टेंस है वो क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालने, क्या निकालना है ए बी रेडियस। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो हमारे ए बी के लिए। तो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस ऑन ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव, ये लाइन लिख देना जो मैंने आपको बोली है। तो वी हैव ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, ये इधर आगे क्या आ जाएगा 16 अंडर द रूट इक्वल टू ए बी। तो ये ए बी हमारी क्या आ गई 4 आ गई। तो जो मेरी रेडियस है वो क्या आ गई 4, क्योंकि ए बी मेरी क्या है रेडियस ही है, किसकी रेडियस है सर्कल की। इन्होंने पूछा था कि जो सर्कल होगा उसका सेंटर बताओ, तो सर्कल होगी उसकी रेडियस बताओ। तो सेंटर तो था 2 1 2 और जो रेडियस है वो आ गई हमारी 4। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आज हम इतने ही करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम अच्छे से नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें करा दूँगी मैं आपको, वरना फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब देखो जैसे आज के क्वेश्चन थे पिछले रिवाइज कर रखे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से आएंगे, पिछला रिवाइज नहीं कर रखा होगा तो फिर ये हो जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट लगा दिए। तो पिछला रिवाइज करते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।